हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे। देखो, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे हम हिमाचल प्रदेश टैट की बात कर लें या HPTGT कमीशन की बात कर लें, दोनों ही एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में अगर आप बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये सही रहेगा। चलिए, सबसे पहले जो पहला मेथड आ जाता है हमारा वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में इसको डिस्कस करेंगे। होता क्या है क्रिस्टलाइजेशन? देखो, क्रिस्टल मतलब कि सॉलिड फॉर्म। जब भी क्या होता है, हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, ठीक है, और वो वाटर का एक मिक्सचर होता है, मतलब एक सोल्यूशन होता है। तो हीट करने से क्या होता है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अगर वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो हमारे पास जो रेजिड्यू बचता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में बचता है, एक सॉलिड रेजिड्यू बचता है, ठीक है। अब वहीं पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ की जाती है जब हमने किसी सॉल्यूशन में से किसी सॉलिड सब्सटेंस को क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये कैसे? पहले तो वो सोल्यूशन होगा सारा का सारा, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो सारा का सारा सोल्यूशन है इसको क्या करेंगे, हम घोलेंगे अच्छे से। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये इम्प्योर सॉलिड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये इसमें क्या है, समस्या है भाई, इम्प्योरिटीज़ हैं। अब इसको घोला जाएगा तो देखो ये सॉल्यूशन के साथ, किसी भी सॉल्वेंट के साथ इसको घोला जाएगा, हीट किया जाएगा ताकि वो अच्छे से घुल जाए, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना जाएगा, कूलिंग के लिए रख दिया जाएगा, ठीक है। कूलिंग के लिए रख दिया जाएगा कुछ समय के लिए, और जब हम बाद में देखेंगे तो आपको ये देखो ये क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। ये इस तरह से आपको सॉलिड रेजिड्यू देखने को मिलेगा। अब ये सॉलिड चीज़ जो है इसको क्या करेंगे, हम प्योरीफाई करेंगे, या फिर बोलेंगे कि इसकी क्या की जाएगी, फिल्ट्रेशन की जाएगी फिल्टर पेपर का यूज़ करके। तो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इस सॉल्यूट में या सॉल्वेंट में घुल गई होगी, सॉल्वेंट में, तो ये वैकेंट ऑफ हो जाएगी और जो हमें सॉलिड अमाउंट मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्योर सॉलिड हो जाएगा जो हमें चाहिए था। तो इसमें क्या क्या स्टेप यूज़ होते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल को देख लेते हैं। डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटीज़, डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटीज़ का मतलब डिफरेंट अमाउंट में वो सॉल्यूशन में क्या होंगी, सॉल्युबल होंगी। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर, इस इम्प्योर सब्सटेंस में दो सब्सटेंस हैं। एक तो जो है वो आसानी से क्या हो जा रहा है, सॉल्युबल हो जा रहा है, और दूसरा जो है उसको हीट करना पड़ रहा है सॉल्युबिलिटी के लिए। तो दो अलग अलग सॉल्युबिलिटीज़ हमें देखने को मिलती है। एक जो है वो आसानी से सॉल्युबल हो जाता है, दूसरा जो है आसानी से सॉल्युबल नहीं होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी के लिए हमें हीटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज आ गया ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ होगा, एंड इट्स इम्प्योरिटीज। अब ये बात हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसकी इम्प्योरिटीज के बीच का सॉल्युबिलिटी डिफरेंस, ओके, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है। अब बात आ जाती है कि सर इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके एग्जांपल्स लिख लेना। एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस? तो सबसे पहले तो आ गया हमारा साल्ट प्रोडक्शन। जब हम साल्ट की प्रोडक्शन करेंगे फ्रॉम सी वाटर, फ्रॉम सी वाटर, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा आ गया प्रोडक्शन ऑफ शुगर, प्रोडक्शन ऑफ शुगर फ्रॉम सिरप, फ्रॉम शुगर सिरप, या शुगर सोल्यूशन भी बोल देंगे तब भी ठीक रहेगा, ठीक है। फिर हम लेबॉर्ट्रीज़ में करते ही हैं, +1 +2 में हमने ग्रेजुएशन में देखा ही हुआ है कि हम प्योरीफिकेशन करते हैं और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अलम के लिए पोटाश अलम का सोल्यूशन हम लेते थे, मोहर साल्ट आपने सुना होगा, मोहर साल्ट का यूज़ करते थे, कॉपर सल्फेट
सोल्यूशन का यूज़ करते थे। तो इन सभी की प्योरिफिकेशन के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। चलिए, उसके बाद अगली प्रोसेस आ जाती है हमारी, और ये है सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। सब्लिमेशन, जब कोई सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसके बीच का प्रिंसिपल भी यही है, सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। तो कोई सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में गए, ठीक। इस तरह से हमारा सेटअप रहता है सब्लिमेशन प्रोसेस में। नीचे बर्नर लगा हुआ होता है और जो हमारा सब्सटेंस होता है उसको चाइना डिश में रखा जाता है और फनल को इन्वर्ट करके रखा जाता है, मतलब कि उल्टी फनल रखी जाती है। जब ये हीट होगी तो सब्लिमेशन प्रोसेस होगी। जैसे कि यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड ये कंपाउंड लिया हुआ है। अब इसमें से हमें इनको अलग करना है, अमोनियम को अलग करना है, साल्ट को अलग करना है। तो इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, और जब हीट करेंगे तो जो वोलेटाइल होगा या जिसमें सब्लिमेशन प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा। जब वेपर फॉर्म में आ जाएगा तो ये वेपर फॉर्म में आने के बाद जब टेम्परेचर में चेंज आएगा वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा। सॉलिडिफाइड हो गया और ये क्या होता है, सोडियम अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान में रखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो पूछता है कि बताओ भैया ये जो जैसे कि अमोनियम क्लोराइड साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड साल्ट से हमने इसको सेपरेट करना है, ठीक है। तो उस केस में कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाएगी, तो सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ होगी। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं वो लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, किस किस प्रोसेस में किस किस को प्योरीफाई करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ की जाती है। सबसे पहले लिखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आयोडीन। आयोडीन को हमने सेपरेट करना है, आयोडीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर दूसरा आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड साल्ट, अमोनियम क्लोराइड साल्ट। अमोनियम क्लोराइड साल्ट में भी हम इसको यूज़ करेंगे प्यूरिफिकेशन में, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, कैम्फर, कैम्फर जिसको कि कपूर बोला जाता है, हम लोग पूजा में भी यूज़ करते हैं कैम्फर। नेफ्थलीन, फर्नैल की गोलियां होती हैं ये, नेफ्थलीन। और एंथ्रासीन आ जाएगा, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इन सभी की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाती है सब्लिमेशन प्रोसेस। चलिए अगली प्रोसेस देख लेते हैं। अगली प्रोसेस आ जाएगी हमारी डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन, अब ये डिस्टिलेशन प्रोसेस ये कब यूज़ की जाती है, किसको सेपरेट करने के लिए, तो देखो लिक्विड्स हैं हमारे पास और उस लिक्विड में इम्प्योरिटीज़ भी हैं। तो वो जो लिक्विड होता है वो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब है इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला, और नॉन वोलेटाइल है जो इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ऐसे लिक्विड्स या ऐसे मिक्सचर्स जिनमें कि वोलेटाइल्स और नॉन वोलेटाइल्स कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वोलेटाइल के रूप में इम्प्योरिटीज रहेंगी और जो लिक्विड हमें चाहिए है वो वोलेटाइल फॉर्म में होता है। दूसरी बात, लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस सफिशिएंट होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए, लगभग नियर अबाउट, लिख लो नियर अबाउट 100 डिग्री या 100 केल्विन इसको बोलेंगे, 100 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए। इतना डिफरेंस अगर होगा तो हम क्या बोलेंगे, उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाएगा लिक्विड्स को, ओके।
ठीक हो गई इतनी बात? बोलेंगे हाँ जी सर। तो इसका थोड़ा सेटअप देख लेते हैं। सेटअप में क्या आएगा, देखो इस तरह से, ये हमारे पास हमने एक फ्लास्क ली हुई है और इसमें हमारा मिक्सचर है। बोलेंगे हाँ जी सर। इसमें कि वोलेटाइल लिक्विड भी है, मतलब, और नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ भी हैं। इसको हीट किया जाएगा, हीट करने के ऊपर क्या हो जाएगा, जो हमारा लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो वेपर फॉर्म कन्वर्ट हो। अब ये थर्मोमीटर भी लगाया हुआ है टेम्परेचर देखने के लिए। टेम्परेचर कितना रखना है, उतना ही टेम्परेचर रखना है जितना हमारे वोलेटाइल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये वेपर्स कंडेंसर के थ्रू होके, अब कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर जो है वो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, वेपर को लिक्विड्स में कन्वर्ट करता है। तो ये इस कंडेंसर से होके अब यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और लिक्विड फॉर्म को हम एक फ्लास्क में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। और जब स्टोर कर लिया तो हमें ये लिक्विड जिसकी हमने प्यूरिफिकेशन करनी थी वो हमें मिल गया और इम्प्योरिटीज़ वो इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह गई। ठीक, तो इस तरह से ये डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ की जाती है। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में देखना क्या क्या आएगा। तो एक हमारे पास मिक्सचर है हेक्सेन का और टॉलिन का। मिक्सचर ऑफ, लिख लो, मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड टॉलिन। अगर हेक्सेन की बात करूं तो हेक्सेन का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है, BP लिख लो भैया, बॉइलिंग पॉइंट ये 342 केल्विन रहता है। और अगर मैं टॉलिन की बात करूं, टॉलिन का बॉइलिंग पॉइंट 384 केल्विन रहता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल भी नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा हुआ है, क्लोरोफॉर्म एंड एनालिन। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 334 केल्विन रहेगा, 334 केल्विन। और अगर एनिलीन की बात करूं, एनिलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो 457 रहेगा। तो इन दोनों मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है डिस्टिलेशन प्रोसेस। चलिए, उसके बाद हमारे पास आ गई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक फ्रैक्शनल कॉलम का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा, ये हमारे पास है फ्रैक्शनल कॉलम। ठीक, अब इस प्रोसेस का यूज़ कब किया जाता है, जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा डिफरेंट ना हो। कोई भी हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड A है, एक लिक्विड B है, इन दोनों को मिक्स किया हुआ है, इनका मिक्सचर बन गया है। अब हमने इन दोनों को सेपरेट करना है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट नॉट मच, या हम बोलेंगे कि इनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है। कितना रहेगा, अगर मैं जनरली बात करूँ 10 से 15 केल्विन की बात हो सकती है, ये डिग्रीज़ की बात हो सकती है, या हम बोल सकते हैं 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी हो सकता है। मतलब ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। और इतना फ्लक्चुएट इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सहारा लेते हैं। तो सारी की सारी सेम प्रोसेस वैसे ही होगी जैसे हमने डिस्टिलेशन में करा, लेकिन बस यहाँ पे नई चीज़ जो है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हो जाता है बस। ठीक है। तो जो डिज़ायर्ड होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा, बोलेंगे हाँ जी सर। और जो दूसरा है वो धीरे धीरे फिर उसके पीछे पीछे आता रहेगा। जब वो भी वेपर फॉर्म में आएगा, लेकिन यहीं से वो क्या हो जाएगा, वापिस हो जाएगा और फिर से इसी फनल में हमें देखने को मिलेगा, इसी फ्लास्क में देखने को मिलेगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो फिर कंडेंसर के थ्रू होके हमें अलग से एक फ्लास्क में मिल जाएगा। ठीक है। चलो इसके एग्जाम्पल करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, आइए देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि ये क्रूड पेट्रोलियम, देखो क्रूड जो ऑयल है, ठीक है, उसको सेपरेट करने के लिए क्रूड ऑयल, ये पेट्रोलियम में आपको पता ही होगा, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। अब इस क्रूड ऑयल से हमने
क्या क्या सेपरेट करना है या क्या क्या हमें कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे क्रूड ऑयल से हमने गैसोलीन मिलेगी और कैरोसिन ऑयल मिलेगा, कैरोसिन ऑयल हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोल डीजल की बात करेंगे, डीजल ऑयल हो गया, और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। मतलब सिंपल सी बात है कि जब हमने क्रूड ऑयल से गैसोलीन को सेपरेट करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। क्रूड ऑयल से कैरोसिन ऑयल को सेपरेट करना है, क्रूड ऑयल से डीजल को सेपरेट करना है, क्रूड ऑयल से लुब्रिकेटिंग ऑयल्स सेपरेट करने हैं, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। अब स्टीम डिस्टिलेशन, अब ये भी डिस्टिलेशन की ही एक टाइप है, बस इसमें क्या होगा, इसमें हम स्टीम का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें एक कंपाउंड ऐसा होगा जो स्टीम की प्रेजेंस में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बोलेंगे कि वो स्टीम की प्रेजेंस में वोलेटाइलेशन शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेथड्स में क्या बात बोली है, इज यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंसेस विच आर स्टीम वोलेटाइल। स्टीम की प्रेजेंस में वो वोलेटाइल होते हैं, वेपर फॉर्म में आते हैं। इमिसिबल विद वाटर, और ऐसा लिक्विड होगा ये जिसमें जो कि वाटर में इमिसिबल होगा, वाटर में घुलेगा नहीं, ठीक है। पोजेस ए वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए और उसका टेम्परेचर जो है वो 373 केल्विन होना चाहिए। एंड कंटेन नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़, इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, वो नॉन वोलेटाइल हो, ठीक है। तो बोला सर ऐसा मिक्सचर है हमारे पास जिसमें कि एक ए सब्सटेंस है, एक बी कंपोनेंट है। सब्सटेंस बोलेंगे, कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। ए कंपोनेंट जो है वो वोलेटाइल है और बी जो है वो इम्प्यूरिटीज़ हैं। बी कंपोनेंट इज इक्वल टू इम्प्यूरिटीज़, और ये इम्प्यूरिटीज़ नॉन वोलेटाइल हैं। दीज इम्प्यूरिटीज़ आर नॉन वोलेटाइल। लेकिन ये जो ए कंपोनेंट है ये वोलेटाइल है, किसकी प्रेजेंस में, स्टीम की प्रेजेंस में, स्टीम प्रेजेंस में, ओके, ठीक है। तो इस तरह का सेटअप रहता है इसमें। और सेटअप की बात करें तो देखो ये है हमारे पास मिक्सचर, ये मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर में हमने क्या करना है, इस मिक्सचर में हमने स्टीम प्रोवाइड करनी है। तो एक तरफ दूसरी फ्लास्क में हमने वाटर को हीट कर रहे हैं, वाटर को हीट कर रहे हैं तो यहाँ से स्टीम आएगी, स्टीम आएगी और इस फनल में आ जाएगी। बोलेंगे हाँ जी सर। जब इस मिक्सचर को स्टीम मिलेगी तो कंपोनेंट ए जो है वो वोलेटाइल हो जाएगा। कंपोनेंट ए जब वोलेटाइल हो जाएगा तो फिर वो कैसे जाएगा, ऐसे, और उसको फिर हमने ये कंडेंसर के थ्रू, और कंडेंसर के थ्रू ये वेपर्स जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फेज में, और हमें एक अलग से फनल में, फ्लास्क में क्या देखने को मिलेगा, वो लिक्विड भी देखने को मिलेगा और वाटर भी देखने को मिलेगा। हालांकि हमने बात करी कि वाटर और ये कंपोनेंट ए जो है वो इमिसिबल होंगे, तो वाटर और ये कंपोनेंट दोनों कैसे हैं, इमिसिबल हैं। ये अलग अलग एक लेयर सी बनाएंगे और इससे हम इन दोनों को फिर सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से रहता है ये स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस। और एग्जाम्पल की बात करूँगा, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले एनिलीन इज सेपरेटेड, एनिलीन को सेपरेट करने के लिए, एनिलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर, एनिलीन वाटर मिक्सचर, ओके, ठीक है जी। दूसरा एग्जाम्पल,
जो हमारे आयल्स होते हैं, इसेंशियल आयल्स हो गए, जैसे कि टर्पिनाइन ऑयल हो गया, इनको सेपरेट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हो गया, बोले नाइट्रोबेंजीन हो गई, ब्रोमोबेंजीन, ये सब प्यूरिफाई किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक साथ ही लिख सकते हैं एसेंशियल आयल्स और टर्पेंटाइन आयल्स हो गए, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ब्रोमोबेंजीन, एक और बात करी थी नाइट्रोबेंजीन की, नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्यूरिफाइड एक्सेट्रा, कैन बी प्यूरिफाइड। ठीक, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। एसेंशियल ऑयल्स को सेपरेट करना है, टर्पिटाइन ऑयल को, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी, देखो क्रोमेटोग्राफी अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम चित्र पे देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक मिक्सचर है, ये एक स्पॉट बनाया हुआ है हमने, ये स्पॉट है और ये मिक्सचर है, इसमें बहुत सारे कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब भी हम बहुत सारे कलर्स को मिक्स कर देते हैं तो फिर वो एक ब्लैक ही बन जाता है, बोलेंगे हाँ जी सर। तो इस स्पॉट में से हमने क्या करना है, इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मोबाइल फेज लेते हैं। मोबाइल फेज का मतलब एक सॉल्वेंट लेंगे और वो सॉल्वेंट क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू उन कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, या बोलेंगे उनकी पोलैरिटी के हिसाब से रेज करेगा, उनको रेज करेगा ऊपर की तरफ। तो देखो ये टीएलसी चैम्बर है एक, इसमें हमने इस तरह का एक पेपर जैसा रखा हुआ है और इस स्पॉट को हमने इसके बीच में रख दिया, स्लाइड को। अब ये देखो आपको ये सॉल्वेंट भी दिख रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। अब ये सॉल्वेंट मोबाइल फेज की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा, इस स्पॉट में जितने भी कंपोनेंट हैं उनको ऊपर की तरफ रेज करेगा। जैसे जैसे ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ रेज होगा, इसके साथ कंपोनेंट्स भी रेज होंगे। जैसे ये देखो पहले ऐसे था, अब ये मोबाइल फेज हो गया, ये रेज हो रहा है, एक कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर। जैसे जैसे ये रेज होता जाएगा, ये हमारा सॉल्वेंट देखो यहाँ तक पहुँच गया है अभी, फिर उसके बाद ये टोटली रेज हो गया, तो हमें कंपोनेंट ए मिल जाएगा, कंपोनेंट बी अलग से मिल जाएगा, कंपोनेंट सी अलग से मिल जाएगा। इस तरह से ये क्रोमेटोग्राफी काम करती है। अभी क्रोमेटोग्राफी जो है वो कलर्स को सेपरेट करने के लिए मेनली यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे यूज लिख लेते हैं, मेनली यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, सेपरेशन ऑफ कलर्स। तो कहीं पे भी कलर चाहे इम्प्योरिटीज़ के रूप में है, कलर को हमने सेपरेट करना है, तो उन मेथड्स में क्रोमेटोग्राफिक मेथड आता है। चलिए इसको देख लेते हैं। प्रिंसिपल, डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स की अलग अलग मूवमेंट ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर में से थ्रू अ स्टेशनरी फेज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ मोबाइल फेज। जब मोबाइल फेज की इन्फ्लुएंस होगी तो अलग अलग कंपोनेंट रेज करेंगे और उनकी मूवमेंट डिफरेंट होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे चित्र में देखा। चलिए, और इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि हम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, इस तरह से कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इस तरह से सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग लेयर्स बन जाती है हमारे कलर्स की और उनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर सेपरेट करने को मिल रहा है, यहाँ पे येलो कलर सेपरेट हो रहा है। ठीक, फिर होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसमें पेपर का यूज़ किया जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये पेपर है, पेपर का यूज़ यहाँ पे किया गया है। तो उसमें भी सेम वही होगा, तो अलग अलग स्पॉट हमें देखने को मिलेंगे। फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये जो हमने ऊपर देखा ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ही थी, ये वाली, ये टीएलसी चैम्बर, थिन लेयर चैम्बर बोलते हैं इसको।
तो जैसा इसमें हो रहा है वैसा ही इसमें भी होगा। तो अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा हुआ है। यूज़ होता है मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन एंड बेंजोफिनोन को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो लिख लो मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन एंड बेंजोफिनोन इनको सेपरेट करने के लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। और अगर मैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करूं तो ये इंक कलर को सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट इंक कलर्स को सेपरेट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हमारी इम्पॉर्टेंट है ये भी भैया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है? एक तो आ जाएगा कि सर पिगमेंट्स इन प्लांट लीव्स, लिख लो पिगमेंट्स, कौन कौन सी पिगमेंट्स प्रेजेंट है प्लांट के लीफ में उसका पता लगाने के लिए, पिगमेंट्स इन प्लांट लीव्स में जो पिगमेंट है उनका पता लगाने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और एक एग्जांपल है पेस्टिसाइड्स हैं, अगर फूड में पेस्टिसाइड्स इन फूड, उनका पता लगाने के लिए भी यूज़ की जाती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का, वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लिखना अमाइनो एसिड्स कैन बी डिटेक्टेड बाई spraying द प्लेट विद निनहाइड्रिन, ये इम्पॉर्टेंट है, विद निनहाइड्रिन सॉल्यूशन, ये इम्पॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड की हमने क्या करनी है, डिटेक्शन करनी है। तो हम क्या करेंगे, प्लेट के ऊपर, प्लेट मतलब ये वाली प्लेट भैया, ये वाली प्लेट, इसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं निनहाइड्रिन सॉल्यूशन की क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्रोमेटोग्राफी। तो ये हमने प्यूरिफिकेशन मेथड्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।